सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपकी गणित की प्रैक्टिस करा रहा हूं जिससे आप अपने टीचिंग एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएं। और यहाँ पे मैं आपके सभी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन रहते हैं उन सभी को डिस्कस करता हूं। प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सभी प्रश्न यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूं, सभी एग्जाम्स के जितने भी टेट एग्जाम्स होते हैं। तो यह है आपकी सबसे बेहतरीन तैयारी रहती है 20 क्वेश्चन की। आप प्रश्नों को समझते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको आप सॉल्व करते हैं खुद ब खुद यहाँ पे सबके साथ। तो ये सबसे बेस्ट तैयारी होती है आपकी रोज शाम 7 बजे। अभी आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी ग्रुपों में, सभी दोस्तों के साथ, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और इसी तरीके से हम लोग प्रैक्टिस को डेली जारी रखें। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वह क्या पूछ रहा है। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 259 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए वह है। अब देखिए पूछ रहा है कि 269 में क्या हम जोड़ें कि यह जो संख्या है यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस संख्या को पूर्ण वर्ग, अब पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं? जो संख्याएं जिनका वर्गमूल निकलता है, जैसे 4 का वर्गमूल जो है वह निकलता है 2, 4 का वर्गमूल निकलता है 2। इसी तरीके से 9, 16, 25, तो ये सभी क्या है? ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। इसी तरीके से आप जानते होंगे 15 का स्क्वायर यानी कि 225, 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या, 16 का स्क्वायर 256 यह एक पूर्ण वर्ग संख्या, 17 का स्क्वायर 289 यह एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो इस तरीके से आप पूर्ण वर्ग संख्याओं को समझ पा रहे हैं। तो अब इसके नजदीकी इसमें क्या जोड़ा जाए 269 में कि हमें उसके बाद आने वाली जो पूर्ण वर्ग संख्या है 289 मिल जाए। तो इसमें अगर हम 20 जोड़ देते हैं तो 289 हमको मिल जाएगा। ठीक, ये बहुत ही आसान तरीका हो गया। एक कॉमन सेंस से आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, 20। या फिर अब अगर आप इस तरीके से नहीं निकालते हैं, अगर मान लेते हैं कहीं पे आपको एग्जाम में हल करने के लिए आ गया, तो आप क्या कर देंगे? जैसे वर्गमूल निकालते हैं वैसे पेयर बना लेंगे, बाएं से दाएं पेयर बनाएंगे और एक बार जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद एक हम लोग जोड़ते भी हैं, तो अब इसे जोड़ देंगे 2 और एक स्पेस दाहिने तरफ खाली रखेंगे। और यहाँ पे देखिए 2 में से एक घट जाएगा, एक आएगा, और यहाँ पे एक बार भाग गया है तो एक हमने लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। और अब ये 6, 9 ऐसे उतर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 के बगल एक संख्या हमको ऐसी लिखनी है जो इससे के बराबर, जिससे गुणा करने पे, जैसे अगर हम 1 लिखते हैं तो 1 से हम गुणा करेंगे और यहाँ 21 लिखा जाएगा। ठीक, लेकिन हमें वह संख्या यहाँ पे लिखनी है जो 169 से छोटी हो और या इसके बराबर हो। ठीक, लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा सा अलग है। पूर्ण वर्ग जब हम ज्ञात कर रहे होते हैं तब ऐसा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे संख्या जोड़ने पर भी पूछ रहा है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं अगर हम 6 लिख देंगे तो इससे 169 से छोटी हमको संख्या मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि जोड़ने पे, तो हम 7 लिखेंगे। ठीक है, अब 7 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 27 और 7 का गुणा भी होगा। तो अब देखिए 7 सत्ते 49 हाथ से लगेगा, 7 7 दूनी 14 और 4 18। तो यहाँ पे देखिए 20 जो है वह बड़ा आ रहा है, -20 इस तरीके से आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे 7 बार 20 अगर और होता यहाँ पे 189 संख्या 20 संख्या और बड़ी होती है। जो संख्या है इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वह 20 और बड़ा होता तो ये संख्या 17 का वर्ग होती। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 अगर इसमें जोड़ देंगे 269 में तो यह जो संख्या है यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 20 है 36, 54, 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, और यहाँ पे है भाग का चिन्ह, भागा 90 बराबर है। यह क्वेश्चन पूछा है अगर 36, 54 और 60 के सबसे छोटे सार्वगुणज में हम 90 से भाग करें तो क्या आएगा। अब देखिए
36, 54 और 60 का सबसे छोटा यानी कि लघुत्तम सार्वगुणज यानी कि समापवर्त्य। तो ये क्या हमको निकालना है, लासा, एलसीएम यहाँ पे निकाल लेना है और एलसीएम इसका जो भी लासा है इसमें भाग कर देना है 90 से। तो अब देखिए 36, 54 और 60 का हम लासा निकाल लेते हैं। तो किस तरीके से, देखिए अब 2 से जाएगा, भाग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 2 और 7 27 और ये हो जाएगा 30। फिर 2 से भाग करिए, ये हो जाएगा 9 और 27 ऐसे रहेगा, 2 से नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 15। अब देखिए कोई भी 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से काटेंगे। अब ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, फिर 3 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, फिर 3 से ले जाएंगे तो ये देखिए 1, 1 और 5, फिर एक बार 5 से जाएगा तो सभी 1 1 1 1 हो जाएंगे। अब लासा लिखेंगे हम लोग तो देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, फिर 36 का गुणा होगा 3 में और गुणे 5, यही लासा आएगा निकल करके। तो अब देखिए 36 पच्चे 180 हो जाएगा और गुणे 3 और 18 3 कितना हो जाएगा 54 यानी कि 540, यानी कि 540 भागा 90 इसको हम लिख सकते हैं। और देखिए 540 बटे 90 हो जाएगा, शून्य से शून्य कटेगा, 9 से कितने बार में 6 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई इसकी 6, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर हमारा कितना आएगा 6। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास है। भिन्न को आरोही क्रम में, आरोही यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, मतलब कि सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न को लिखना है, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, इस तरीके से लिखना है। तो देखिए हम मान निकाल लेते हैं सभी भिन्नों का। 3/8 देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन में दिया गया है। तो अब देखिए 3 में भाग करेंगे 8 से तो दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 30। अब 8 त्रिक 24, 3 और बचेगा 6, 6 में 8 से भाग करेंगे तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा 7 बार, फिर 4 बचेगा 5 बार जाएगा, 0.375। फिर इसके बाद देखिए 5/6 का मान अगर हम लोग निकालें, 5/6 का मान अगर हम लोग निकालें तो ये आ जाएगा 0.833। और इसी तरीके से 2/3 का अगर हम लोग मान निकालते हैं, 2/3 का अगर मान निकालते तो ये आ जाएगा 0.667। और इसी तरीके से 5/9 का अगर मान निकालते हैं तो ये आ जाएगा 0.556। ठीक, अब यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा ये दिख रहा है पहला 5/6, तो इसको लिख दीजिए सबसे बड़ा 5/6, सबसे लास्ट में इसको ले आइए 5/6, फिर इससे पहले देखिए, इसके बाद या फिर आप इसी तरीके से करिए, सबसे छोटे को खोज लीजिए। तो सबसे पहले जो है वह सबसे छोटे को रखेंगे क्योंकि आरोही क्रम में रखना है। तो सबसे छोटा यहाँ पे देखिए 0.3 वाला है, 3/8। तो सबसे पहले इसको रख दीजिए 3/8 को, फिर उसके बाद देखिए उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है 5/9, तो दूसरे स्थान पे आ जाएगा। फिर तीसरे स्थान पे देखिए 2/3 आ जाएगा, फिर चौथे स्थान पे सबसे बड़ा वाला। ठीक, तो पहला 3/8, 3/8 3 जगह आ रहा है। फिर देखिए दूसरा 5/9, 5/9 यहाँ पे आ रहा है। फिर उसके बाद देखिए 2/3, फिर 5/6, 5/6 आना चाहिए। तो यही क्रम है, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुआ है, 5/6 होना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले जो सबसे छोटा 3/8, फिर उसके बाद 5/9 आ जाएगा, फिर उसके बाद 2/3 आएगा, फिर उसके बाद 5/6 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4 है, किसी विद्यालय के छात्रों की संख्या 100 है, वहां 10% वार्षिक दर से छात्र संख्या में वृद्धि हो रही है, 2 वर्ष बाद वहां के छात्र संख्या कितनी होगी। अब देखिए हर साल 10% जो है विद्यार्थी बढ़ रहे हैं। पहले 100 विद्यार्थी थे, अब 1 वर्ष बाद क्या होगा, देखिए 10% बढ़ जाएंगे, यानी कि 100 का 10% बढ़ेंगे, 100 का 10% बढ़ेंगे। 100 का 10% कितना होगा 10,
यानी कि पहले 100 थे, अब 100 धन 10 हो जाएंगे, यानी कि बच्चे कितने हो जाएंगे 110। ठीक, अब 2 वर्ष बाद पूछा है, तो 2 वर्ष बाद अब बच्चे कितने हैं 110 बच्चे हैं, और फिर 110 का 10% बढ़ेंगे। 110 का 10% कितना आएगा 11 आएगा, और 110 में 11 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 121। यानी कि 2 वर्ष बाद बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी 121। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 है, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेमी, 12 सेमी, 13 सेमी है, तो त्रिभुज का प्रकार बताइए। अब त्रिभुज की एक जो भुजा है वह 5 सेंटीमीटर, दूसरी जो भुजा है वह 12 सेंटीमीटर, और तीसरी जो भुजा है वह 13 सेंटीमीटर की है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में दिया है कि क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। क्या यह समबाहु त्रिभुज है? नहीं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाओं की जो माप होती है वह बराबर होती है, और यहाँ पे देखिए सभी भुजाओं की जो माप है वह अलग है। इसी तरीके से दूसरा जो ऑप्शन हो जाएगा समद्विबाहु, मतलब दो भुजाएं क्या बराबर हैं, तो ऐसी कोई दो भुजा नहीं है जो त्रिभुज की बराबर है। अब इसके बाद देखिए अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज में, अब समकोण त्रिभुज अगर है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, यानी कि सबसे बड़ी जो भुजा है उसका वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। तो 13 का जो वर्ग होता है वह 169, और ये देखिए 25 और 144, यानी कि 169 बराबर कितना आ जाएगा 169। ठीक है, तो यह क्या है, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है, तो यह जो त्रिभुज हो जाएगा वह समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6 है, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है? 6 घंटों में सेकंडों की संख्या, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या आप निकाल लीजिए। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 घंटा है तो 6, और घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे 6 घंटे में, 6 गुणे 60, और ये मिनट में हो गया। अब इसमें अगर 60 का गुणा कर दें तो ये बदल जाएगा सभी सेकंड में, तो इतने सेकंड हो जाएंगे 6 घंटे में। अब पूछ रहा है किसके मिनटों के संख्या के बराबर है, निम्नलिखित में से किसके मिनटों की संख्या में, मतलब कि इन सभी की मिनटों की संख्या आप निकाल लीजिए, वह संख्या इस संख्या के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, बस बात इतनी सी है। तो अब देखिए यहां से आप जब निकालोगे तो 15 दिन का जब निकालोगे आप, तो दिन में होते हैं 24 घंटे, तो 24 गुणे 15 का गुणा 24 में कर देंगे आप, 15 दिनों की बात हो रही है तो ये घंटे में आ जाएगा। ठीक है, 15 गुणे 24 आप कर दीजिए, और उसके बाद घंटों को मिनटों में बनाने के लिए 60 से गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा। अब देखिए 15 का गुणा 24 में करिए तो 15 चौक 60 हासिल लगेगा 6, 15 दूनी 30 और 6 36, 360 गुणे 60, और इसको अगर हम लोग यहाँ पे सेकंडों की संख्या जो है 6 घंटे में, इसको गुणा करें, 6 का गुणा 60 में करें तो ये हो जाएगा 360 गुणे 60। अब देखिए वही संख्या आ रही, 15 दिनों में जो मिनटों की संख्या है वही 6 घंटों में सेकंडों की संख्या है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप निकालोगे 12 दिन, 16 दिन, 10 दिन का, तो ये अलग अलग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी जो हो जाएगा 15 दिन, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 है, एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेमी है, यदि इसकी चौड़ाई 12 सेमी हो तो शीट का परिमाप क्या होगा। एक आयताकार शीट बताया गया है। ठीक है, आयताकार शीट का जो क्षेत्रफल है वह दिया गया है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, L इंटू बी बराबर कितना दिया गया है 480, और बी की जो वैल्यू है, चौड़ाई की जो वैल्यू है वह दी गई है 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये हो गया 480, L बराबर हो जाएगा 480 बटे 12, यानी कि L की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 12 चौक 48, L आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमको निकालना क्या है, परिमाप निकालना था, इसीलिए हमने लंबाई निकाली है। तो परिमाप जो हो जाएगा, परिमाप आपको पता है आयत का परिमाप जो होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो 2 गुणे लंबाई है 40 धन चौड़ाई है 12, और ये 52 में गुणा होगा 2 का, तो ये हो जाएगा 104 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में 104 दिया है, लेकिन वर्ग सेंटीमीटर दिया है,
और वर्ग सेंटीमीटर में क्षेत्रफल आता है, तो ये गलत हो जाएगा। जहां पे 104 सेंटीमीटर परिमाप जो होता है वह लंबाई होता है, क्षेत्रफल नहीं होता है, तो 104 जो हो जाएगा 104 सेंटीमीटर, यह सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह सही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः हैं। एक घनाभ के 3 संलग्न फलक के जो क्षेत्रफल है x y z है, घनाभ का आयतन होगा। तो इस प्रश्न में देखिए, आप समझिए इस प्रश्न को। एक घनाभ की 3 संगत फलकों का जो क्षेत्रफल है वह x y और z है, घनाभ का आयतन आपको निकालना है। ठीक, अब पहले तो आप इस प्रश्न को, जब तक आप घनाभ इमेजिन नहीं कर पाओगे तब तक आप इस प्रश्न को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो पहले तो आप एक घनाभ इमेजिन करिए, या जिस कमरे में हैं आप उसको भी आप इमेजिन कर सकते हैं एक घनाभ के रूप में। और कोई भी एक भुजा जो है, घनाभ की जो एक भुजा है उसको आपको पकड़ना है। कोई भी एक जो भुजा है वह, उसको आप पकड़ लीजिए। तो अब देखिए, आप मान लेते हैं कमरे में यहाँ बैठे हैं, तो आपके सामने की जो भुजा है, जो सामने की यहाँ पे जो मान लेते हैं ये जो भुजा है, ठीक, ये कोने की, आपके जिस भी रूम में आप बैठे हैं आपके बाएं हाथ पे जो सामने कोने पे जो भुजा है उस भुजा की बात हो रही है। तो घनाभ में 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः x y z है। अब संलग्न फलक क्या होते हैं यह मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपको इमेजिन करा रहा हूं। अब आप यहाँ बैठे हैं तो संलग्न फलक कौन कौन से होंगे, इस भुजा को अगर आप देख रहे हैं तो लगे हुए संलग्न, इस भुजा से लगे हुए जो संलग्न फलक होंगे उनको आप समझिए कि एक ही बिंदु से तीनों ही जुड़े होंगे। ठीक है, तो ये जो सामने वाली आपकी दीवार है ये एक फलक हो जाएगी, जो आपके एक सामने की दीवार है। ठीक, ये एक फलक हो गई, और एक फलक ये हो गई जो आपके बाएं हाथ की तरफ जो दीवार है। ठीक, ये हो गया, और एक जिस पे आप खड़े हैं, बैठे हैं, ये एक फलक हो गया। ठीक, तो ये 3 फलक जो हैं यह जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये 3 जो फलक हैं वह क्या कहलाएंगे, संलग्न फलक कहलाएंगे। ठीक, संलग्न फलक लगे हुए, तो इन्हीं की वैल्यूज आपको दी गई है। इस जो क्षेत्रफल जो है इनके संलग्न, तो ये इसका क्षेत्रफल जो है x दिया गया है, और ये जो सामने भुजा है आपके, इसका मान लेते हैं y दिया है, इसका जो क्षेत्रफल y दिया है, और इसका जो क्षेत्रफल है वह z दिया है। ठीक, अब आप समझ पा रहे होंगे 3 संलग्न फलकों का जो क्षेत्रफल है वह दिया हुआ है। ठीक, तो अब अगर ये देखिए, तो क्षेत्रफल दिए हुए हैं, अगर हम लोग इसकी भुजाएं माने a b और c, a b और c हाइट अगर c मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, देखिए x जो क्षेत्रफल होगा वह a इंटू बी से मिला होगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम लोग y को लिखना चाहें तो y हमको कितने से, y हमको मिला होगा, देखिए a को हमने लंबाई माना है, b को चौड़ाई और c को ऊंचाई। ठीक, तो ये हो गया x हमारा a इंटू बी, और y जो सामने का है तो इसमें क्या होगा, लंबाई और ऊंचाई होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a इंटू सी, और जो हमारा z हो जाएगा, जो साइड की दीवार है वो क्या हो जाएगी, उसमें देखिए चौड़ाई है और ऊंचाई है, तो वह क्या हो जाएगा, b इंटू सी हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पे आप सोचिए कि इसका आयतन हमको निकालना है। घनाभ का आयतन आपको क्या पता है, वॉल्यूम जो होता है वह लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, यानी कि a इंटू बी इंटू सी यही होता है। तो अब देखिए a, अब हमारे पास जो यहाँ पे उत्तर दिए गए हैं ऑप्शन, वह x y z के रूप में दिए गए हैं, तो a इंटू बी इंटू सी को हमें x y z के रूप में लिखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए अंडर रूट a का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर। ठीक, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट
इन सब का होल स्क्वायर। अंडर रूट लगा रहे हैं और होल स्क्वायर लगा रहे हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखिए इसको अंडर रूट में हम लोग कितना लिख सकते हैं, a 2 बार आया है तो a को एक बार b के साथ लिख दीजिए, फिर b 2 बार आया है तो एक बार a को c के साथ लिख दीजिए, c 2 बार आया है और फिर देखिए b इंटू सी इस तरीके से लिख दीजिए। सभी 2 बार आए हैं, सभी को सब गुणे के ही रूप में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए a इंटू बी की वैल्यू यहाँ से कितनी है, x है, और a इंटू सी की वैल्यू y है और b इंटू सी की वैल्यू z है। तो अंडर रूट एक्स वाई जेड यही जो वैल्यू हो जाएगी आयतन की वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 9 है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 और 21 सेमी है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई की 2/3 है, इनके क्षेत्रफलों का योग होगा। अब देखिए एक आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई हमको दे रखी है और एक वर्ग की भुजा हमको बता रखी है कि इसी आयत के लंबाई का 2/3 है, इनके क्षेत्रफलों का योग बताना है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, दोनों का क्षेत्रफल हमको निकालना होगा। तो आयत का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 48 गुणे 12, 12 अट्ठे 96 के 6 और हासिल लगा 9 और 12 चौक 48 और 48 और 9। यहाँ पे देखिए चौड़ाई जो है वह 21 दी हुई है तो 48 गुणे 21 ये हो जाएगा। अब इसके बाद गुणा कर लीजिए, तो 48 का गुणा करिए 21 में तो 48 91 48 के 8 हासिल लगा 4 और 48 दूनी 96 और 4 हो जाएगा 100, तो 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा आयत का क्षेत्रफल। इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल जब हमको निकालना होगा तो उससे पहले वर्ग की भुजा हमको चाहिए होगी। तो वर्ग की भुजा जो है वह आयत के लंबाई का 2/3 है तो 2/3 गुणे L हो जाएगा। 2/3 यहाँ पे देखिए लिखा है 2/3 आयत की लंबाई का, तो 2/3 गुणे L हो जाएगा। 2/3 गुणे L, L की वैल्यू कितनी है 48, 3 से काटिए 1 और 6 ठीक, और 2 का गुणा होगा तो हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपको पता है भुजा का स्क्वायर यानी 32 का स्क्वायर, यानी कि 32 का 2 बार गुणा आप कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा 32 गुणे 32 कर लीजिए तो ये आ जाएगा 1024। 32 का स्क्वायर होता है तो 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको जोड़ लीजिए 1008 और 1024 तो 2024 और 8 हो जाएगा 32, तो 2032 यहाँ पे जो आ जाएगा उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए में ही दिया गया है 2032 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही जो हो जाएगा ये इसका क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफलों का योग हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 10 है, वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है? विद्यार्थियों के गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ, या विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल, या विद्यार्थियों के गणित में एकाग्रता, या गणित में गणना के कौशल तथा गति में। तो यहाँ पे देखिए वैदिक गणित का जो काम होता है वह होता है गणित में गणना करना, गणना करने की जो कौशल है उसका विकास करता है, यानी कि बच्चा जल्दी जल्दी से कैलकुलेशन कर पाता है और उसकी स्पीड मतलब वही जल्दी कैलकुलेशन तो वो सीखता है साथ ही साथ जल्दी कर पाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा गणित में गणना के कौशल और गति, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, वेन हिले के ज्यामिति विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर हैं, चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज भेज दिए गए। अब यहाँ पे देखिए कुछ फिगर्स दिए गए हैं जिनमें से बच्चे को बहुभुज हैं ये सारे, इनमें से छांटना है। वह भुजाओं की संख्या के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है। यह बच्चा वैन हिले के ज्यामिति विचार के स्तर पे है। अब देखिए बच्चा जो है सभी को बहुभुजों को अलग कर ले रहा है, यानी कि त्रिभुज को वह अलग कर ले रहा है और जो आयत वर्ग है, रोम्बस है और जो पंचभुज है इन सभी को वह अलग अलग कर ले रहा है। तो ऐसे पे वह किस स्तर पे है? वैन हिले के अनुसार वह चाक्षुषीकरण
स्तर पे। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 12 है, शिक्षिका ने कक्षा 5 के समाचार पत्र वितरित करके छात्रों को सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उन्होंने छात्रों को इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। यह शिक्षिका प्रयास कर रही थी। अब देखिए, सबसे पहले अखबार देकर के टीचर ने बच्चों को स्कोर पढ़ने के लिए कहा, उसके बाद दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा बच्चों को कि आप खिलाड़ियों का दंड ग्राफ खींचिए। तो इससे क्या वह करना चाह रही है, इससे वह छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की या परियोजना उपगमन द्वारा छात्रों की शिक्षा देने की या कक्षा को आनंदमय और अभिव्यक्तशील बनाने की या फिर छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने की। तो यहाँ पे जो टीचर प्रयास कर रही है वह छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 13 है, शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए वह 4 को लिख सकती है 2 धन 2, अथवा 4 को ही वह 1 धन 3 आदि इस तरीके से वह लिख सकती है। वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है, विभाजनात्मक अवस्था, गुणनखंडीय अवस्था, संक्रिया अवस्था या परिणात्मक अवस्था। तो इस अवस्था को हम कहेंगे संक्रिया अवस्था। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा, संक्रिया अवस्था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 14 है, नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्या को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है। अब यहाँ पे नीचे कई सारे क्रियाकलाप दिए गए हैं, कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने में की जो कुशलता है उसको बढ़ाने में कौन मदद होगा, यह आपको बताना है। देखिए, कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गए सभी पदों जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि के संकेत सुराग दिए गए हों, या कोई सामूहिक परियोजना हो, प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों स्कूल की सदन प्रणाली में किस प्रकार से विभाजित किया जाए ताकि हर सदन खेल, कला, संस्कृति और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हों, या कक्षा में संख्या और प्रचालन विषय पर अनावरत पहेली प्रतियोगिता आयोजित की जाए, या कार्यप्रक जिसमें 4 मूल प्रचालनों पर समस्याएं जैसे ज्ञात कीजिए 25 गुणे 34 कामा 451 भागा 11 आदि दी गई हैं। तो ये इससे कौन से क्रियाकलाप से बच्चे की जो है वह समझ जो है जो समस्या हल करने की कुशलता में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे जो कोई समूह परियोजना जिससे जैसे प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों में इस प्रकार विभाजित कर दिया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, संस्कृति और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभागी छात्र हों। तो ये जो क्रियाकलाप इसमें ऑप्शन बी में दिया गया है कि बच्चों को एक सामूहिक परियोजना दी जाए, जैसे प्राथमिक कक्षा में छात्रों को समान रूप से 4 सदनों में बांटना, किस तरीके से विभाजित किया जाए कि हर सदन में खेल, कला और संस्कृति और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभागी हों। इससे जो है इनके समस्या को हल करने की जो कुशलता है वह बढ़ेगी। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 15 है, भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7, रोहित की प्रतिक्रिया थी चूंकि अंश समान है और 7 और 5 से बड़ा है, अतः 3/7 3/5 से बड़ा है। यह बताता है कि रोहित कह रहा है कि 3/7 जो है वह 3/5 से बड़ा है क्योंकि अंश समान है, और यहाँ पे ये जो हर है इसका बड़ा है तो ये बड़ा होगा। तो अब यह बताता है कि रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया है, रोहित को भिन्नों के परिणाम की समझ नहीं है, रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता है,
रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है। तो यहाँ पे रोहित जो है वह तुल्य भिन्नों की तुलना करना, इसकी अवधारणा नहीं जानता है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती है। तत्पश्चात चिन्ह गुणे का चिन्ह से परिचित कराती है तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं अथवा माचिस की तीलियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप करती है। यहाँ अध्यापिका कर रही है, यहाँ पे अध्यापिका क्या कर रही है, गणित में कम सफल बच्चों के लिए उपचारात्मक युक्तियां प्रदान करना या कक्षा को आनंददायी बनाने के लिए तरह तरह के प्रस्तुतिकरण या मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास या विभिन्न अधिगम शैलियों वाले शिक्षार्थियों का ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो शिक्षिका कर रही है, मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास कर रही है, मतलब गुणा सिखाने का प्रयास कर रही है, लेकिन पहले उन्होंने जोड़ सिखाया, जोड़ के रूप में पहले दिखाया, फिर उसके बाद उन्होंने गुणा के चिन्ह से परिचय कराया। इस तरीके से वह कर रही है। तो मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर, ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, गणित के अधिगम के प्रति शिक्षार्थी के संवेदनशीलता जागृत करने के लिए प्रभावी उपाय है। गणित के अधिगम के प्रति शिक्षार्थी की संवेदनशीलता जागृत करने के लिए प्रभावी उपाय है। ऑप्शन ए, विषय सामग्री की शिक्षार्थियों के अनुभव के क्षेत्र में संबंधित करना, या ऑप्शन बी, जो पढ़ाया जाना है उससे संबंधित प्राप्त पूर्व ज्ञान की जांच करना, या ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के अवधारणाओं के अनुप्रयोगों के से अवगत कराना जिनमें दैनिक जीवन की स्थितियों से संबंधित अनुप्रयोगों को अधिक से अधिक प्राथमिकता दी जाए, या सभी ऑप्शंस। तो यहाँ पे देखिए जो सभी ऑप्शन है वह सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्योंकि विषम सामग्रियों को शिक्षार्थियों के अनुभव के क्षेत्र से संबंधित करना और जो पढ़ाया जाना है उससे संबंधित बच्चे को पहले से क्या पूर्व ज्ञान है, क्या बच्चा जानता है, उसकी जांच करना, और शिक्षार्थियों को अवधारणाओं के अनुप्रयोगों से अवगत कराना जिनमें दैनिक जीवन की स्थितियों से संबंधित अनुप्रयोगों को अधिक से अधिक प्राथमिकता दी जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। ऑप्शंस देखिए, दी गई आकृति के दर्पण छवि प्रतिबिंब का आरेख बनाइए, दी गई आकृति में कितनी सममिति रेखाएं हैं, किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममिति रेखा खींचना, या ऑप्शन डी, भारत के झंडे का आरेख बनाएं और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। तो बहुत अनुशासनात्मक समस्या जो है वह यहाँ पे है, भारत के झंडे का आरेख बनाएं और झंडे में सममिति रेखाएं की संख्या की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 19, समान मापों के 6 वर्गों का क्षेत्रफल 294 सेमी है, एक वर्ग का परिमाप होगा। समान 6 वर्गों का क्षेत्रफल, 6 वर्गों का क्षेत्रफल समान मापों के मतलब अगर एक वर्ग की भुजा ए है तो 6 वर्ग ऐसे हैं जिनकी भुजा ए है और इनके 6 वर्गों का जो क्षेत्रफल है वह 294 है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, ए स्क्वायर, और 6 वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 6 गुणे स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर। इसका मान दिया गया है 294 और ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 294 बटे 6, 6 से काटिए, 6 चौक 24 और
बच जाएगा 5 और 4 9, तो ए स्क्वायर बराबर 49 हो जाएगा और ए बराबर कितना हो जाएगा 7। ए की वैल्यू 7 सेंटीमीटर और परिमाप पूछ रहा है वर्ग का, एक वर्ग का परिमाप होगा तो परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा 4a, तो 4 इंटू 7 ये कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है 28 सेंटीमीटर, परिमाप सेंटीमीटर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं। तो इस तरीके से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 20 है, एक बेलन, एक अर्धगोला, एक शंकु एक समान आधार पर स्थित है तथा उनकी ऊंचाइयां समान है, उनके आयतनों में अनुपात होगा। देखिए एक बेलन है, एक देखिए एक बेलन है मतलब एक सिलेंडर है, इस तरीके से देखिए मैं रफ फिगर बना दे रहा हूं, और एक अर्धगोला है, एक अर्धगोला है, एक अर्धगोला है और एक शंकु है, एक शंकु है। इस तरीके से एक समान आधार पर स्थित हैं और उनकी ऊंचाइयां समान है। समान आधार पे स्थित हैं मतलब कि इनकी जो समान आधार का मतलब हो गया इनका सभी का आधार जो होता है वह वृत्ताकार होता है। तो समान आधार का मतलब होता है वृत्त में क्या होता है त्रिज्या होती है, तो समान त्रिज्या पे ये लोग स्थित हैं और उनकी ऊंचाइयां समान है। मतलब ये h है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई r होगी और इसकी ऊंचाई h होगी, तो ये भी r हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि इनके आयतनों का अनुपात, इनके आयतनों का, बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, ये होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू h, तो ये हो गया पाई r स्क्वायर h। इसके बाद देखिए ये जो अर्धगोला है इसका जो आयतन होगा, जो गोले का आयतन होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये आधा है तो 2/3 पाई r क्यूब ये हो जाएगा। और इसका शंकु का होता है बेलन का 1/3, तो 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। ठीक, अब यहाँ पे h की वैल्यूज आप लोग रख दीजिए। हाइट बोला गया है सभी का समान है, तो यहाँ से देखिए अर्धगोले का जो हाइट होगा वह आपको पता है कि यह हर जगह त्रिज्या ही होती है, तो हाइट यहाँ से हमको सबका मिल गया कि r ही होगा। तो ये देखिए पाई r स्क्वायर इंटू r, तो ये हो जाएगा पाई r क्यूब। अब इसके बाद इसको कितना लिखेंगे 2/3 पाई r क्यूब और ये हो जाएगा 1/3 पाई r क्यूब। अब देखिए पाई r क्यूब हर जगह कॉमन है, ये कट जाएगा, अनुपात जब लेंगे बटे में लिखेंगे, ठीक है। और हर जगह देखिए बटे में 3 है दो जगह, तो 3 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 1 है तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 कट जाएगा हर का 2 बचेगा और यहाँ अंश का 1 बचेगा, तो 3:2:1 यही जो हो जाएगा यही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 3:2:1, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे सभी प्रश्न खत्म होते हैं। उम्मीद है सभी प्रश्न दोस्तों आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे, और कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है यह क्लास आपको पसंद आई, तो इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ताकि अब इसके बाद भी सभी लोग अच्छे ढंग से इस सभी प्रश्नों को देख पाए, समझ पाए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल बेल आइकन होगा उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि सभी जो नोटिफिकेशंस हैं वह आपको मिल पाए। और कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, ये क्लास आपको लगी, ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट करके बताइए। और सभी जो क्लासेस हैं, जो मैंने क्लासेस ली हैं, उसका जो लिंक है वह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं। सभी विषयों का लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप अपने सभी क्लासेस को अटेंड करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं रोज शाम 7 बजे और 8 बजे इसी तरीके से, तो मिलते रहिए। जय हिंद।